हेलो गाइस। तो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने आपको कल के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आज मैं आपको सेकेंड लेवल पर लेके जाने वाली हूँ। तो देखो अब आज हम क्या देखेंगे। तो आज हम देखेंगे स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। कल क्या देखा था। देखो कल हमने देखा था स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी ये प्लान है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है, ये सब कुछ क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। प्लान को मैनेज करना मीन्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो उसके बाद में एक स्मॉल ऑब्जेक्टिव बता, एक स्मॉल सिर्फ दो पॉइंट से वो कवर करेंगे। टू क्रिएट, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये भी इन डिटेल देखना है। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है लेकिन इसको इन डिटेल देखना है। आई थिंक सेकेंड या थर्ड टॉपिक में होगा। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना है। इस टर्म को अभी सिर्फ लर्न करो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी क्या करेंगी, कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ेंगी, कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करेंगी। ओके, और ये अच्छा करेंगी, यानी एक यूनिकनेस क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट्स में, मार्केट्स में, ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज देखने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के, सेकेंड या थर्ड टॉपिक में होगा ये। टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, दैट इज टू रीच इन द राइट मैनर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को गाइड करना, गाइड द कंपनी सक्सेसफुली हर एक उसके चेंजेस में। देखो अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस में आते हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, कंपनी को गाइड करना है, दैट इज टू रीच इन द राइट मैन, जिसकी वजह से वो अपने एम में सही रास्ते से पहुंच सकती है। ओके, ये था दो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैं आज आपको पढ़ाना चाहती हूँ, वो है स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो अब जैसे मैंने आपको कल कहा था कि बिना स्टोरी के तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, तो वही फिर से देखो। अब क्या था, एक राम था। ओके, राम था। अब क्या हुआ, इस राम को क्या होता है, भूख लगती है। ओके, उसे खाना खाने का मन करता है। तो अब ये जाता है, उसे भूख लगती है इसलिए वो जाता है एक होटल में। क्या करता है वो, एक होटल में जाता है। अब होटल में जाने के बाद वो मेनू कार्ड देखता है और उसके लिए जो कुछ भी मेनू कार्ड से 2 से 3 2 to 3 डिशेस ऑर्डर करता है। ओके, क्या करता है वो, ऑर्डर करता है। अब उसका खाना तो हो जाता है। अब खाना खाने के बाद वहाँ का जो स्टाफ है उसके पास आता है। खाना खाने के बाद राम के पास वहाँ का एक स्टाफ आता है, वो उसे रिसीट वगैरह देता है, पेमेंट के लिए क्या देता है, रिसीट देता है। प्लस इस रिसीट के साथ राम को वहाँ का स्टाफ एक फॉर्म देता है। क्या करता है, एक फॉर्म देता है। इस फॉर्म में वो स्टाफ क्या बताता है कि स्टाफ मेंबर, उस होटल का एक स्टाफ मेंबर आता है, वो बताता है कि इस फॉर्म में आप फीडबैक दो, आप क्या दो, फीडबैक दो। तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं।
फर्स्ट लिखा हुआ होता है कि सर्विसेज उनकी सर्विसेज राम को कैसी लगी। सेकेंड, टेस्ट कैसा था, ओके, टेस्ट कैसा था। देन उसके बाद स्टाफ का जो बिहेवियर था उसके साथ में वो किस तरह का था, वहाँ का जो कुछ भी एनवायरनमेंट है, ओके, यानी उस होटल का एनवायरनमेंट है वो कैसा था। साथ में वो और पूछता है कि उसी के साथ में एनवायरनमेंट के साथ और क्या बता सकते हैं, हाँ, जो कुछ भी प्राइसेस थे उसके बारे में, कैसे है, अफोर्डेबल है नहीं है। देन प्रेफरेंसेस पूछता है कि और क्या सजेशंस पूछता है उस फीडबैक फॉर्म में। ये सब कुछ वहाँ का स्टाफ राम को इंक्लूड करने के लिए बोलता है, एक फॉर्म देता है और ये सारी मालूमात उसके अंदर डालो, ये बताता है कि आप इस फॉर्म को फिल करके हमें सबमिट करो। तो फिर अब यही फीडबैक, ये तो हुआ राम की कहानी। सेकंड पर्सन उसी होटल में आता है, तो इसे भी राम जाता है कुछ देर बाद और कुछ कस्टमर्स आते हैं, और क्या आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। सेम प्रोसेस इनके साथ भी वहाँ का स्टाफ फॉलो करता है, जो कुछ भी होटल का स्टाफ है, होटल का जो कुछ भी स्टाफ है वो सेम प्रोसेस इनके साथ भी फॉलो करता है। बोलते हैं कि फीडबैक फॉर्म दो। अब ऐसा क्यों करते हैं, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। अगर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हो या तो कहीं पर किसी लेट्स से कि आपने किसी एकेडमिक सेशंस को क्या किया, अटेंड किया, होते हैं ना करियर गाइडेंस सेमिनार्स वगैरह, वहाँ पर जब आप अटेंड करते हो तो उस केस में भी आपको ऐसे फीडबैक फॉर्म्स आपसे लिए जाते हैं, फिल करके किया जाता है, आपसे लिया जाता है। तो उसी तरह से इस होटल में भी राम से लिया और अदर कस्टमर से भी लिया। अब देखो, अगर इससे बेनिफिट्स क्या होगा, होटल को, तो फर्स्ट वो इसके अकॉर्डिंग डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं डिमांड को। साथ में वो कस्टमर के प्रेफरेंसेस को जान सकते हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को भी जान सकते हैं। थर्ड, साथ में अगर ऐसे हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर किया जाए, अगर इसका सारे रजिस्टर्स मेंटेन किया जाता है तो उनको पता चलता है कि इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग उन्हें क्या पता चलता है कि सीजनेबल बेसिस के ऊपर डिमांड कैसी है। इसी के साथ में देखो, अब इसी होटल में ये होटल है, अब यहाँ पर वेज भी है, यहाँ पर नॉन वेज भी है, साथ में यहाँ पर स्वीट्स भी है। स्वीट्स में समझो हमने कंसिडर किया मिठाई है, आइसक्रीम्स है, एक्सेट्रास, ओके, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो अब अगर ये फीडबैक लिया जाता है, रजिस्टर्स मेंटेन किया जाता है, रिसिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉन वेज को कितना डिमांड है उस एरिया में, वेज को कितना है, नॉन वेज को कितना है, स्वीट्स, आइसक्रीम, इन सारी बातों को कितना डिमांड है, ये फोरकास्ट क्या कर सकती है। यानी क्या हुआ, डिमांड का फोरकास्टिंग हुआ। अब जब ये सब कुछ फोरकास्टिंग किया जाएगा, सब कुछ मालूमात मेंटेन की जाएंगी, तो इसे किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो ये होटल को समझता है कि एंटिसिपेट करता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, ओके, और क्या इश्यूज़ है, कहाँ पर वो होटल लैक कर रहा है, ओके, कहाँ पर
लैक करता है, इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ होटल के स्टाफ को समझेगा, होटल के मैनेजमेंट को समझेगा। तो नेक्स्ट टाइम पर कोई भी कस्टमर आएगा, तो वो कस्टमर आने से पहले ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास होगा, अवेलेबल होगा। अब ये सॉल्यूशन जो अवेलेबल हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उन्होंने ये फीडबैक लिया था, उसकी वजह से उन्हें डिमांड समझ में आई, सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज समझे, और उसी की वजह से उन्हें सॉल्यूशन मिला, जिस सॉल्यूशंस के बेसिस के ऊपर उन्हें जो कुछ भी नेक्स्ट कस्टमर है वहाँ पर नेक्स्ट कस्टमर को क्या हुई? बेस्ट सर्विस वो प्रोवाइड कर सकें। ओके, यानी इन शॉर्ट यह क्या हुआ? नेक्स्ट कस्टमर डिमांड से पहले ही कस्टमर उन तक पहुंचने से पहले ही उनके पास सॉल्यूशन था। सॉल्यूशंस होने की वजह से गुड मैनेजमेंट थी। ओके, बेस्ट मैनेजमेंट था। सो ये क्या हुआ? पहले से ही उन्होंने तय किया था, सॉल्यूशन के बेसिस के ऊपर पहले से ही तय था, और इसी को कहा जाता है प्रोएक्टिव। इसी को क्या कहा जाता है? प्रोएक्टिव। प्रो मीन्स क्या? पहले से ही एक्टिव है, यानी प्रॉब्लम आने से पहले ही, इश्यूज आने से पहले ही क्या है? उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव। यानी अब इस होटल में राम थे, अदर कस्टमर्स थे, जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने फीडबैक दिया, उसके बेसिस के ऊपर कुछ उन्हें प्रॉब्लम समझे, इश्यूज समझे, लैक कहाँ पर फ्लॉज है वो समझे। सो उन्होंने खुद में इम्प्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट कस्टमर था उन्हें अच्छी सर्विसेज मिली। नेक्स्ट कस्टमर को क्या हुआ? अच्छी सर्विसेज मिली, और इसी को कहा जाता है प्रोएक्टिव। इसको क्या कहा जाता है? प्रोएक्टिव। ओके, प्रोएक्टिव का मीनिंग समझा। अब देखो फर्स्ट प्रोएक्टिव पर जाते हैं। प्रोएक्टिव क्या होता है? दिस इज प्रोएक्टिव। कंपनीज स्ट्रैटेजीज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स। देखो, राम के केस में जो कुछ भी स्टाफ मेंबर उसके पास आया था, जिसने फीडबैक फॉर्म्स लिया, जिसने इश्यूज समझे, यानी ये किसकी वजह से हुआ? मैनेजर्स ने एक एक्शन लिया करके हुआ। सो दिस इज प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इम्प्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन। किसके लिए इम्प्रूव करना है? क्या इम्प्रूव करना है? कंपनी की मार्केट पोजीशंस को इम्प्रूव करना है। अगर राम ने फीडबैक नहीं दिया होता, राम से उन्होंने फीडबैक नहीं लिया होता, अदर कस्टमर से उन्होंने फीडबैक नहीं लिया होता, तो उन्हें खुद के फ्लॉज नहीं समझते, और अगर फ्लॉज ही नहीं समझते तो आने वाले जो न्यू कस्टमर्स हैं, उन न्यू कस्टमर्स को वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, और अगर करते भी तो उसके अंदर क्या रह जाता? फ्लॉज रह जाते। सो दिस इज प्रोएक्टिव एक्शंस। क्या है? मैनेजर्स लेता है, जो इम्प्रूव करता है कंपनीज के मार्केट पोजीशंस को और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। नाउ रिएक्शंस to unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment। अब ये मैंने तो आपको सिर्फ राम के स्टोरी पर से सिर्फ और सिर्फ इतना समझाई, ये लाइन समझाई है मैंने राम के स्टोरी से। अब मुझे आपको ये समझाना है, ये हुआ प्रोएक्टिव एक्शंस। अब मुझे समझाना है सेकंड। तो देखो, उसके लिए भी हम अब सेकंड स्टोरी सुनेंगे। यहाँ पर क्या था? हमारी राम की स्टोरी, राम स्टोरी इन होटल। ओके, अब हमें क्या देखना है? ये वाला। अब इसके लिए भी देखो एग्जाम्पल। अब क्या हुआ? अब हर एक के पास, अब इसके लिए मैं न्यू स्टोरी सुनाती हूँ। देखो, आज के ज़माने में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होगा ऐसा तो नहीं होता।
सबके पास एंड्रॉयड है, सबके पास मोबाइल होता है, किसके पास नहीं है ऐसा नहीं, कोई होगा पहले वाली जनरेशन होगी तो उनके पास, अब वो भी यूज़ करते हैं, एक आध नहीं यूज़ करता, लेकिन ऑब्वियस सबके पास होते हैं। तो अब क्या हुआ, एक स्मार्टफोन ब्रांड ने एक न्यू मॉडल को रिलीज़ किया। न्यू मॉडल को क्या किया, रिलीज़ किया है। क्या है, एक स्मार्टफोन ब्रांड है, उसने एक न्यू मॉडल को रिलीज़ किया है। अब कस्टमर्स ने बाय किया, अब जब कस्टमर ने बाय किया तो उन्हें एक प्रॉब्लम दिखा कि जो कुछ भी ये स्मार्टफोन ब्रांड जो न्यू मॉडल रिलीज़ किया है ना स्मार्टफोन ब्रांड ने, वो क्या होता है, ओवर हीट होता है। क्या होता है, ओवर हीट होता है। अब ओवर हीट का इशू रिलीज़ हुआ। ओके, कस्टमर्स के कंप्लेंट क्या हुए, कस्टमर्स के कंप्लेंट्स आए, अब कस्टमर्स के कंप्लेंट आने के बाद में अब इस कंपनी के तो क्या हो गया, रेपुटेशन खराब होगी ना। अगर ये इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। तो इसे अवॉइड करने के लिए उस कंपनी ने क्या किया, कंपनी को भी नहीं पता था कि ये ओवरहीट हो सकता है। तो इस केस के अंदर जब ऐसा इश्यू अराइज हुआ ना, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो कुछ भी ओवरहीटिंग वाले जो कुछ भी ओवरहीट हुए ऑब्लिक डिफेक्टिव यूनिट से उस डिफेक्टिव यूनिट्स को क्या किया, रिकॉल किया। ओके, क्या किया कंपनी ने, रिकॉल किया, यानी फिर से मंगवाए, वो रिटर्न मंगवाए, ओवरहीट या डिफेक्टिव यूनिट्स को फिर से मंगवाए। और अब ये कब हुआ, देखो कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय करने से पहले हुआ या बाय करने से बाद में हुआ, आफ्टर, यानी कस्टमर्स के कंप्लेंट के बाद में कंपनी ने ये क्या लिया, एक्शन लिया। ओके, देखो कस्टमर्स के कंप्लेंट्स आने के बाद, आफ्टर कस्टमर्स कंप्लेंट, एक्शन टेकन बाय कंपनी। तो आफ्टर कस्टमर कंप्लेंट्स के बाद में ये एक्शन लिया गया और इसके वजह से उन्होंने जो कुछ भी एक्शन लिया ना डिफेक्टिव यूनिट्स को, वो कैसा था, फ्री का रिप्लेसमेंट था। ओके, रिप्लेसमेंट उन्होंने कैसे करवाया, फ्री में रिप्लेसमेंट करवाया। और जो प्रोडक्ट्स, फर्स्ट तो ये किया, और जो प्रोडक्ट, सेकेंड क्या किया, जो प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं किया जा सकता वहाँ पर उन्होंने रिफंड इशू किया, इशूड किया। अब देखो फर्स्ट केस में तो क्या हुआ था, फर्स्ट केस में क्या हुआ था, राम के केस में, राम के केस में क्या हुआ था, न्यू कस्टमर आने से पहले ही न्यू कस्टमर आने से पहले ही क्या किया गया, फीडबैक लिया गया और सॉल्यूशन निकाला गया। सेकेंड केस में क्या हुआ, स्मार्टफोन के केस में ब्रांड ने जो न्यू रिलीज था
उसके केस में क्या हुआ, आफ्टर कस्टमर कंप्लेंट्स, आफ्टर कस्टमर कंप्लेंट्स क्या किया गया, एक्शन लिए गए, एक्शन हैज बीन टेकन बाय मैनेजमेंट. So this is action has been taken by the management. ओके, ये फर्स्ट कस्टमर कंप्लेंट से, ये था न्यू कस्टमर आने से पहले, और ये था कस्टमर ने कंप्लेंट देने के बाद. सो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी यहाँ पर थी, और ये थी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, दैट इज रिएक्शन. ओके, सो समझो राम की स्टोरी और स्मार्टफोन का न्यू ब्रांड रिलीज. देखो, रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट. अनएंटिसिपेटेड मीन्स क्या, पहले से नहीं पता था उनको कि ऐसा हो सकता है. जो स्मार्टफोन ब्रांड ने जो कुछ भी न्यू रिलीज किया था, उन्हें पता था क्या पहले से वो उनके यूनिट ओवरहीट हो गए, नहीं पता था. तो उसके वजह से उन्होंने आफ्टर कस्टमर कंप्लेंट्स रिएक्शंस दिए. सो दिस इज रिएक्शन. डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट. ये क्या है, रिएक्शन से. ओके, दिस इज रिएक्शंस. यानी अगर मैं शॉर्ट में डिफरेंस समझाना चाहूँ तो ये बिफोर प्रॉब्लम्स हैपन, प्रॉब्लम होने से पहले ही तैयारी हो जाती है, और रिएक्टिव के अंदर आफ्टर प्रॉब्लम हैपन्स. ये कब होता है, आफ्टर द ये कब होता है, ये रिएक्शंस कब दिया जाता है, आफ्टर ए प्रॉब्लम हैपन्स. ओके, दिस इज proactive and reactive strategy. Proactive strategy is planned strategy, whereas reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. ये क्या है, proactive प्लान की हुई होती है, reactive strategy ये adaptive reaction होता है, this is adaptive reactions. Not every strategic move is the result of proactive planning. यहाँ पर किसी भी तरह की जो कुछ भी स्मार्टफोन ब्रांड रिलीज किया गया था, क्या वो प्लान था जिसके अंदर ओवरहीटिंग हुई, क्या इसके अंदर रिप्लेस करना या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना कुछ प्लान था क्या, नहीं था. सो दिस इज अनप्लान्ड स्ट्रैटेजी, बट प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड स्ट्रैटेजी. हाउएवर नॉट एवरी स्ट्रैटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग. हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं होता है. एंड डिलिबरेट मैनेजमेंट डिज़ाइन. हर एक स्ट्रैटेजी में सिर्फ प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं होती. थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड फॉर. ऐसे कुछ इवेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर जिसको पहले से एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता. बीच में देखो कुछ आपने न्यूज़ भी सुने, न्यूज़ भी आए थे कि जो कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ओके वो क्या हुए थे, उसमें आग लगी थी. ये अनएंटिसिपेटेड था ना, पहले से एंटिसिपेट किया गया था क्या, नहीं. दैट वाज क्या था, एंटिसिपेट पहले से नहीं था. तो उस केस के अंदर उस कंपनी वालों ने भी क्या किया था, उन्हें फिर से मंगवाया था, रिकॉल किया था, रिप्लेसमेंट दी थी.
व्हेन मार्केट कंडीशन टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, जब मार्केट की कंडीशंस अनएक्सपेक्टेड टर्न लेते हैं, अचानक से कंपटीशन बढ़ गया, अचानक से कुछ ऐसा इवेंट हुआ, या तो फिर पॉलिटिकल इश्यूज आए, या तो फिर कुछ लीगल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए, आई मीन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए, वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड टर्न है ना। और सम एस्पेक्ट ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी हिट्स अ स्टोन वॉल, और कुछ कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या कर सकती है, एक अच्छे लेवल पे जा सकती है। सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, इस केस के अंदर क्या रखता है, स्ट्रैटेजिक रिएक्शंस लगते हैं और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। स्मार्टफोन हमारे स्टोरी में, हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ था, मोबाइल ओवरहीट हुए, ओके और इस केस के अंदर कंपनी को एडजस्टमेंट करना पड़ा। एक तो अगर डिफेक्टिव यूनिट्स अच्छे नहीं होते तो वहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते तो रिफ़ंड किया गया, और एडजस्टमेंट क्या हुआ, रिफ़ंड किया गया, और साथ में जहाँ पर रिफ़ंड नहीं कर सकते, जहाँ पर रिप्लेसमेंट या तो फिर रिफ़ंड, ये उन्होंने क्या किया, एडजस्टमेंट की। दिस इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। हेंस, तो इसके वजह से यानी स्ट्रैटेजी दोनों तरह से बनती है। हेंस पार्शियली अ कंपनी स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज डेवलप्ड एज अ, सो पार्शियली हाफ वे में कंपनी की स्ट्रैटेजी जो होती है ये रीजन रिस्पॉन्स टू अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ अनफोर्सिन जो हम नहीं देख सकते ऐसे चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए भी एक जगह रखी जाती है। एज वेल एज द सिचुएशंस विद इन द फर्म्स, या तो फिर कंपनी के सिचुएशंस विद इन द फर्म्स, यानी क्या कंपनी के अंदर ही कुछ टर्मोइल क्रिएट हुआ, कंपनी के अंदर स्टॉक ही नहीं है अभी, ओके या तो फिर जो कुछ भी वर्किंग कैपिटल है वो एंड हो रहा है, यानी अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, इनर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दिस इज रीजन रिस्पॉन्स, अच्छे से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, अच्छे से उसे रिएक्शंस देनी होगी। दिस इज, इसलिए कंपनी की स्ट्रैटेजी पार्शियली कैसी होती है, प्रोएक्टिव होती है, एंड पार्शियली कैसी होती है, रिएक्टिव होती है। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी दस इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव और इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, इसके वजह से स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करने के अंदर स्टिच मीन्स क्या है, जोड़ना ना, प्रोएक्टिव और इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी यानी क्या, प्रोएक्टिव और इंटेंडेड स्ट्रैटेजी को मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है। अब प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी प्रायर सक्सेसफुल रिएक्शंस, ओके प्रायर सक्सेसफुल रिएक्शन, हमारे स्टोरी में राम से फीडबैक लिया गया, जब वो होटल में गया तो उससे फीडबैक लिया गया, वो क्या था, सक्सेसफुल, प्रायर, न्यू कस्टमर्स आने से पहले ही फीडबैक लिया गया, दिस इज प्रायर, ओके सो प्लानिंग थीम, सक्सेसफुल रिएक्शन एज सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशन चेंज, ओके कंपनीज के अगर सिचुएशन चेंज होते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये ऑलरेडी प्लान है। और बेटर ऑप्शन इमर्ज, रिएक्टिव और अडेप्टिव स्ट्रैटेजी, और अगर कंपनी के अचानक से कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसे क्या होना चाहिए, अडेप्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी उस कंपनी को, उस मैनेजमेंट को खुद को अडेप्ट करना आना चाहिए। तो यही था प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। अब इन शॉर्ट इस सब का इन शॉर्ट में समरी देती हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ यह है हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, और ये हमारी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो देखो अब यहाँ क्या होगा, फर्स्ट इन शॉर्ट, बिफोर प्रॉब्लम हैपन्स, प्रॉब्लम आने से पहले ही, बिफोर प्रॉब्लम्स हैपन्स, प्रॉब्लम आने से पहले ही ये स्ट्रैटेजी तैयार है, यानी राम की स्टोरी। रिएक्टिव, आफ्टर ए प्रॉब्लम हैपन, यानी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है
अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस के अंदर क्या एक्शन लेना होगा। जब हमारा कौन सा केस, स्मार्टफोन ओवर हीटिंग का केस। ओवर हीटिंग में उन्होंने क्या किया, जब अगर फ़ोन ओवर हीट हुए तो उन्होंने इमीडिएट रिप्लेसमेंट दी, सारे डिफेक्टिव आइटम्स को फिर से बुला लिया। सो अप्रोच इसका क्या होता है, प्रिवेंटिव होती है। ये क्या होती है, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी होती है। और ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, इसी तरह से प्रोएक्टिव बनाई जाती है। और रिएक्टिव क्या, अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या करना होगा, इस तरह से एडजस्टमेंट और अडैप्शन करना होगा। नाउ अब यहाँ पर सेकेंड, इसका गोल क्या हुआ, प्रिवेंशन, और इसका क्या हुआ, डैमेज कंट्रोल। यानी इसका अगर मैं फिर से आपको बताऊँ तो इसका एम क्या हुआ, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन करना, और यहाँ पर क्या है, डैमेज को कंट्रोल करना। यहाँ पर क्या है, कंट्रोल डैमेज, कंट्रोल डैमेज। अगर मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मशीन को मेंटेन करना, क्योंकि टू अवॉइड ब्रेकडाउन, टू अवॉइड ब्रेकडाउन। और यहाँ का एग्जांपल दूं, फिक्सिंग मशीन, मशीन को फिक्स करना यानी रिपेयर करना, ओनली आफ्टर दे ब्रेक डाउन, दे ब्रेक डाउन। ओके, ये था हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। और किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी ये क्या होती है, पार्टली प्रोएक्टिव होती है, मीन्स हाफ वे में वो प्रोएक्टिव होती है और हाफ वे में क्या होती है, रिएक्टिव होती है। आई होप कि इतना एक्सप्लेनेशंस और इतने एग्जांपल्स देने के बाद आपको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। सो आई होप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियोस को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे वाले पॉइंट्स पर जाएंगे, क्विक रिकैप होगा और उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाई जाएगी। थैंक यू सो मच।